हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ टॉपिक पर, जहां आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जैकोबी मेथड। ठीक है, तो ये है हमारी दूसरी मेथड। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फोर्थ यूनिट पढ़ रहे हैं और फोर्थ यूनिट में टोटल 6 मेथड है। तो पहली जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है वो हम पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरी मेथड है वो है जैकोबी मेथड। ये जो जैकोबी मेथड है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत 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 ज़्यादा इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिया। अब आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल है, x1 x2 और x3, और इक्वेशन भी कितनी है हमारे पास? 3 ही है। ये पहली, ये दूसरी और तीसरी। तो आपको ये बात तो ध्यान में रखनी है कि आपके पास जितने वेरिएबल होंगे ना, उतनी ही आपको इक्वेशन दी हुई होंगी। पहली स्टेप क्या करना है आपको? पहले आपको इसको नामकरण करना है ना। इसको पहले नाम देना है कि फर्स्ट इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड कौन सी होगी और थर्ड कौन सी होगी। तो आपको पता है ये नामकरण कैसे करना है। फर्स्ट इक्वेशन हम उसी को फर्स्ट इक्वेशन वही होगी जहाँ x1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है? 27x1 है। यहाँ कितनी है? 6x1 और यहाँ ओनली x1। तो समीकरण एक कौन सी होगी? ये वाली होगी हमारी इक्वेशन 1। तो इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन 2 देखते हैं, और इक्वेशन 2 आप x2 के हिसाब से देखोगे, है ना। और ये तो इसका तो नाम पहले हो चुका है इक्वेशन 1। अब इसको नहीं देखना आपको। अब आपको इन दोनों में से इक्वेशन 2 नाम देना है। तो देख सकते हो आप, यहाँ x2 कितना है? 15x2, और यहाँ x2 कितना है? 1 है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 2 और बची हुई हमारी इक्वेशन 3। तो ये तो पहली स्टेप है, जो कि गॉस एलिमिनेशन मेथड, जैकोबी मेथड, और इसके आगे जब हम गॉस सीडल मेथड पढ़ेंगे उसमें ये तीनों ही जो उन तीनों में ही ये जो फर्स्ट स्टेप है वो कॉमन रहेगी कि पहले इक्वेशन को नाम देना। अब देखो, अब सेकंड स्टेप क्या होगी? ये जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है ना, बहुत ज़्यादा सरल है। अब देखो, पहली स्टेप के लिए आपने ये जो 3 वैल्यूज़ निकाली है, मतलब 3 जो समीकरण लिखी आपने, पहली, दूसरी और तीसरी, इनमें आपको x1 की वैल्यू निकालनी है। कैसे? जैसे देखो, यहाँ 27x1 प्लस 6x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 85 है। अब आपको इस पूरी इक्वेशन को सिर्फ x1 की इक्वल में लिखना है, यानी x1 बराबर जो भी आएगा ना, आपको वो लेके आना है। जैसे ये मैंने पहली इक्वेशन ली है, यहाँ पे देख सकते हो आप, 27x1 इक्वल्स टू 85 माइनस 6x2 प्लस x3। अब आपको क्या करना है? अब देखो, ये जो पहली इक्वेशन थी ना मेरे पास, उसी को मैंने इस तरीके से लिखा है, जहाँ मैंने 27x1 को तो एक तरफ लिखा है और बाकी की जो टर्म्स थी उसको इधर भेज दिया है। तो ये ऐसे हो गई। अब मुझे सिर्फ x1 की वैल्यू चाहिए, तो 27 को मैं बट्टे में भेज दूंगी, तो 1/27, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी। अब जैसे आपके पास यहाँ x1 की वैल्यू आई है इक्वेशन 1 में, वैसे ही आपको इक्वेशन 2 में सिर्फ x2 की वैल्यू चाहिए, और उसी प्रकार आपको इक्वेशन 3 में सिर्फ x3 की वैल्यू चाहिए। और ये वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे? ये तीनों ही वैल्यूज़ आपको ना आपके क्वेश्चन से मिलेगी। ये आपका क्वेश्चन, यहीं से आपको x1 की, x2 की और x3 की वैल्यूज़ निकालनी। कुछ इस तरीके से करना कुछ नहीं है आपको, सीधा सा है। जैसे पहली ये इक्वेशन है, तो यहाँ 27x1 एक तरफ रखो, 6x2 माइनस x3 को इधर भेज दो, तो ये x3 इधर जाके प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा x2। फिर ये जो 27 है हमारे पास, इसको भाग में भेज दो, तो x1 के इक्वल में हमारी पूरी इक्वेशन बन जाएगी। सेम यहाँ हमें करना है, लेकिन यहाँ हमें x2 के इक्वल में पूरी टर्म को भेजना है। सेम इक्वेशन 3 में करना है हमें, लेकिन इस बार हमें x3 के इक्वल में पूरी टर्म को रखना है, कुछ इस तरीके से। देख सकते हो आप, बहुत ही सरल है, कुछ नया नहीं किया है, सिंपल है ये एकदम। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको जैकोबी मेथड आपको कहाँ काम में आती है? पहले तो ये सोचो, ये जो जैकोबी मेथड है वो कहाँ काम में आती है। जैकोबी मेथड आपको x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ देती है। जैसे यहाँ से, जैसे कि इस मेथड से हमें x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ निकालनी है। तो आप कह सकते हो कि वैल्यूज़ तो हम गॉस एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन को हम गॉस एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ आएगी। तो मैं कहती हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि जैकोबी मेथड जो होती है ना, वो गॉस एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ देती है हमें। ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ मतलब ज़्यादा सही मान देती है। जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या माना था? गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने माना था कि हमारे पास कुछ वैल्यू आई थी। जैसे इस पेज पे मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास 9.00696 कुछ वैल्यू आई थी, तो इसको हमने लगभग 10 के बराबर माना था। लेकिन जैकोबी मेथड में हमें ऐसा नहीं करना। जैकोबी मेथड में हमें पॉइंटों के बाद
एक्यूरेट नंबर चाहिए हमें, पॉइंटों के बाद 2 या 3 या कितने भी, हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, हम उसको लगभग 10 नहीं मान सकते, ठीक है। तो इसलिए हम जैकोबी मेथड को काम में लेते हैं। करने को तो हम इसी क्वेश्चन को गॉस एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन में एक तो दिया हुआ होगा कि आपको जैकोबी मेथड से करना है या गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट थिंग आपको जैकोबी मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो सिंपल है, कुछ नया नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल है। पहले इसको नंबरिंग दे दो, फिर नंबरिंग के हिसाब से अगर ये इक्वेशन 1 है तो x1 की वैल्यू निकाल लो इस तरीके से, यानी पूरी इक्वेशन को x1 के पदों में लिख दो। अगर इक्वेशन 2 है तो उसे x2 के पद में लिख दो, और अगर इक्वेशन 3 है तो उसे x3 के पदों में लिख दो, यानी x3 के बराबर रख दो। अब आपको निकालनी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी कि प्रथम सन्निकट। क्या निकालना आपको? प्रथम सन्निकट। अब उस प्रथम सन्निकटन में आप क्या करोगे? आप उस प्रथम सन्निकटन में x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू को 0 रखोगे। जब आप इनको 0 रखोगे तो आपके पास x1, x2 और x3 की कुछ वैल्यू आएगी। कैसे? तो ये देखो, जब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो यहाँ हमें x1 की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ x2 की वैल्यू और यहाँ x3 की वैल्यू को 0 रखेंगे। यहाँ x2 को 0 रखा, x3 को 0 रखा, तो क्या बचा हमारे पास? 85, और नीचे क्या बचा? 27। तो 85 में जब 27 का भाग देंगे तो कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास, वही वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 की हो जाएगी। सेम हम x2 की वैल्यू निकालेंगे। x2 की वैल्यू को निकालने के लिए आपको x3 की जगह 0 रखना होगा और x1 की वैल्यू को 0 रखना होगा। फिर आपके पास 72/15 आएगा। उसको जब आप सॉल्व करोगे तो x2 की वैल्यू आएगी। फिर आपको x3 की वैल्यू निकालनी है, और x3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? x2 और x1 की जगह 0 रख दो, तो 110/54। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरीके से आपके पास x1, x2 और x3 की वैल्यू आ गई। अब यहीं तक हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हुआ है। आपने सोचा यहाँ तक सॉल्व कर लिया और बस हो गया, नहीं। ये जो आपके पास x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ आई है, इसको आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आगे रखना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो देखो, यहाँ मैंने लिखा प्रथम सन्निकटन यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको बताया ही है कि x1 और x2 और x3 तीनों की वैल्यू को 0 रखो। कहाँ 0 रखना है? इक्वेशन 1, 2 और 3, जो पीछे हमने 3 इक्वेशन लिखी थी ना, उन्हीं इक्वेशन में आपको x1 और x2 की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो x3 का मान आ जाएगा, और x1 और x3 की वैल्यू 0 रखोगे तो x2 का मान आ जाएगा। तो देखो किस तरीके से यहाँ। अब देखो, एक चीज़ और है आपको ध्यान में रखनी है। जब आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करोगे, जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आप वैल्यूज़ निकाल रहे हो x1 की, तो अब की बार x1 जो होगा उसके ऊपर इस तरीके से 1 लग जाएगा। इसका मतलब होता है x1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अगर आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन करोगे तो जैसे x1 की सेकंड अप्रोक्सीमेशन है तो x1 के ऊपर लग जाएगा 2, यानी x1 की सेकंड अप्रोक्सीमेशन। और ये जो ऊपर 2 है, ये 1 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप नहीं लगाओगे तो आपका पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है x1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, और यहाँ ये जो मेरे 85, 6 और ये मान है वो मैंने अपने मन से नहीं लिखे हैं। ये आप देख सकते हो पीछे की इक्वेशन में है आपके पास ऑलरेडी। ये देखो, ये रही वो फर्स्ट इक्वेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ आपको फर्स्ट इक्वेशन में x2 और x3 की जगह 0 रखना है, फिर 85/27 आएगा जो कि आपका x1 का मान होगा, और जो कि मान किस में होगा? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में होगा। फिर वैसे ही आप x2 की जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो यहाँ x3, x1 की जगह 0 रखोगे। फिर वैसे ही आप x3 की जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए मैंने 1 लगाया है। x2 और x1 की जगह 0 रखोगे तो आपके पास कुछ मान आ जाएगा। तो इन्हें कहते हैं हम x1, x2 और x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़, जो कि मैंने आगे फेयरली सॉल्व की हुई है। आपको वहाँ तो मैंने सिर्फ समझाया था, यहाँ मैंने फेयर तरीके से उसको सॉल्व किया। तो आप देख सकते हो, पहले आपको लिखना है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फिर आपको लिखना है कि माना x1 0 है, x2 0 और x3 0 है। अब समीकरण 1, 2, 3, और ये समीकरण कौन सी है? जो पीछे मैंने 3 समीकरण बताई थी आपको, वही है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो इक्वेशन है ना, x1, x2 और x3 की फॉर्म में है, यही हमारी पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन है। इन्हीं इक्वेशन में हमें x2, x1 और x3 की वैल्यूज़ को 0 रखना है ना। तो देखो, या समीकरण 1, 2 और 3 में x1, x2 और x3 तीनों की वैल्यू को 0 रखने पर, तो जब इक्वेशन 1 में हम
x2 और x3 को 0 रखोगे तो आपके पास x1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कुछ ये आएगी, और ये वैल्यू आपको कैलकुलेटर से निकालनी है ना। आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो। जैसे x1 की वैल्यू निकालने के लिए जब यहाँ 0 और यहाँ 0 हुआ तो हमारे पास क्या आया, 85/27। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो कैलकुलेटर से देखते हैं कैसे। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर है, इसे मैंने ऐसे ऑन किया। अब 85/27 है तो पहले मैंने लिखा 85, भाग देने के लिए ये रहा भाग, 27 के लिए 2 7, देख सकते हो बराबर का निशान लगाया, ये वैल्यू आ गई 3.48। तो देखो 3.48, तो देखो 3 3 1 4 1 4 8 8, अब यहाँ 1 और यहाँ 1, अब आगे 4 है तो मैंने आगे 5 लिख दिया, क्योंकि आगे ये वैल्यू चलती जाएगी। जब आगे वैल्यूज चलती जाए तो इन्हें एक नंबर को आप बढ़ा के लिख सकते हो, है ना, इतना तो आपको पता ही है। तो ये आपके पास आ गई x1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। वैसे ही आपको x2 की वैल्यू निकालनी है। अब आप जानते ही हो x2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, x1 और x3 की जगह 0 रखोगे। तो यहाँ तो आपका x2 है, यहाँ आपका x3 है, जब इनको 0 रखोगे तो आपके पास आएगा 72/15। जब 72/15 करोगे तो x2 की वैल्यू आएगी 4.8, जो कि क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। ध्यान रखना, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब वैसे ही हम समीकरण 3 में x1 और x2 का मान जब 0 रखेंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू आएगी। ये देखो x3 की वैल्यू आएगी, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, 110/54। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कुछ इस तरीके से आएगी। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, x1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, x2 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। और कैसी आएगी ये वैल्यूज़, ये वैल्यू बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। ये देखो, ये जो आपके पास 3 समीकरण थी जो हमने क्वेश्चन से ही बनाई थी, इन तीनों समीकरण में आपको यहाँ 0 रखना है, यहाँ 0 रखना है, यहाँ 0 रखना है। जब इनमें आप 0 रखोगे तो आपके पास x1 x2 और x3 की वैल्यूज आ जाएगी, जो होगी x1 और x2 और x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको आगे निकालनी है सेकंड अप्रोक्सीमेशन, यानी द्वितीय सन्निकटन। अब द्वितीय सन्निकटन निकालना भी बहुत ज़्यादा सरल है। कैसे, तो पहले तो आपकी जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज आई थी वो लिखो। जैसे x1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू ये थी, x2 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू ये थी, x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू ये थी। ये वैल्यूज मैंने यहाँ क्यों लिखी है, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज को हम वापस से उन समीकरण 1 2 और 3 में रख के वापस x1 x2 और x3 की कुछ वैल्यूज निकालेंगे। तो जैसे पहली समीकरण है ना, ये है वो पहली समीकरण, आप देख सकते हो x1 1/27, ये कुछ इस तरीके से। तो ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ जो x2 है उसकी जगह आपको x2 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू रखनी है, यहाँ जो x3 है उसकी जगह आपको x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू ये रही, x2 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू ये है, x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू ये है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप यहाँ रखोगे, देखो मैंने यहाँ रखी है। अब आप क्या निकाल रहे हो, अब आप x1 की सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हो। देखो ऊपर देख सकते हो हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको x1 की सेकंड अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से लिखना होगा। मैंने बताया था, जब आप x1 की सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो आप ऊपर 2 लिखोगे और बराबर ये जो मैंने इक्वेशन 1 लिखी है वो रही इक्वेशन 1। यहाँ x2 और x3 की जगह इस बार मैं 0 नहीं रखूँगी। इस बार जो पिछली फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में मेरे पास ये x2 और x3 की वैल्यूज़ आई थी वो रखूँगी। तो इसको जब रखूँगी तो आप देख सकते हो मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब आपको x1 की सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब वापस आपको क्या करना है, वापस आपको समीकरण 2 में आपको पता है समीकरण 2 कौन सी है जो पीछे हमने देखी थी, उसमें समीकरण 2 में x1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन व x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के मान रखने पर, तो ये है कि ये क्या है, x2 की सेकंड अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि आप x2 की सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हो। तो इतना तो मैंने आपको बताया ही है कि जब भी आप x1 की सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालो तो x1 के ऊपर 2 लिखोगे, x2 की सेकंड अप्रोक्सीमेशन तो x2 के ऊपर 2 रखोगे। और x2 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी आपको पता है, समीकरण 2 से निकलेगी। और समीकरण 2 में भी कैसे, इस बार हम समीकरण 2 में x1 और x3 की वैल्यू को 0 नहीं रखेंगे, बल्कि x1 की वैल्यू वो रखेंगे जो हमारे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आई थी, और x3 की वैल्यू वो रखेंगे जो हमारे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आई थी। तो इस तरीके से मैंने मान रख दिया। अब आपको इसको सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना। इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपके पास
x2 की वैल्यू ये आएगी। और कौन सी अप्रोक्सीमेशन में? द्वितीय अप्रोक्सीमेशन में, यानी द्वितीय सन्निकटन में। अब आपको समीकरण 3 से x3 की वैल्यू निकालनी है, और आपको पता ही है समीकरण 3 से जब आप x3 की वैल्यू निकालोगे तो आपको x2 और x1 की जगह कुछ वैल्यूज़ रखनी होगी। अब आप इनकी जगह 0 ना रख कर वापस जो आपके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में वैल्यूज़ आई थी वो रखोगे। जब आप इनको रख के सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली x3 की भी कुछ वैल्यू आएगी। तो ये देखो, ये आपके पास आ गई x3 की कुछ वैल्यू, जो कि कौन सी अप्रोक्सीमेशन में है? सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में है, ठीक है। तो यहाँ आप 2 लिखोगे, और यहाँ पे ये द्वितीय सन्निकटन का मान है तो ऊपर आप 2 लिखोगे, ठीक है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में बोल रही हूँ ताकि आपको दोनों में अच्छे से समझ में आए। तो देखो, अब क्या हुआ? अब आपने पीछे आपने अभी देखा है, जैसे मैं आपको फिर से दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ आप द्वितीय सन्निकटन निकाल के आए हो। जब आपने द्वितीय सन्निकटन निकाला तो आपने समीकरण 1, 2 और 3 में x2, x3 और x1 के प्रथम सन्निकटन के मान रखे। यानी अब आप जब तृतीय सन्निकटन निकालोगे, यहाँ द्वितीय सन्निकटन था, आगे जब हम तृतीय सन्निकटन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तृतीय सन्निकटन निकालने के लिए आपको वापस देखो, तृतीय सन्निकटन निकालने के लिए आपको वापस x1, x2 और x3 के द्वितीय सन्निकटन के मान काम में आएंगे। तो आप देख सकते हो ऊपर मैंने 2 लिखा है, 2, 2, 2, यानी द्वितीय सन्निकटन की वैल्यूज। और वैल्यू किन की? x1 और x2 और x3 की। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिंपल जो पीछे आपने तरीका लगाया था वही करना है। क्या? समीकरण 1 में x2 की सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू, x3 की सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू रखनी है। और समीकरण 1 आप जानते ही हो, जो हमने क्वेश्चन में इक्वेशन 1 मानी थी वो, और उसे भी हमने x1 की पदों में ऐसे लिखा था। ये 27 जो x1 के गुणा में था, लेकिन हमने 27 को यहाँ भेज दिया ताकि x1 की पूरी फॉर्म बन जाए, ठीक है, पूरा उसका रूप बन जाए। अब आपको क्या करना है? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ जो आपको x2 है, यहाँ जो x3, इस बार आपको यहाँ 0 नहीं रखना है। वापस आपको कौन सी वैल्यू रखनी है? कौन सी वैल्यू रखनी है? तृतीय सन्निकटन अपना चल रहा है, तो तृतीय सन्निकटन निकालने के लिए आपको द्वितीय सन्निकटन की वैल्यूज काम में लेनी है। तो आप देख सकते हो ऊपर मैंने 2, 2 लिखा है, यानी तृतीय सन्निकटन की वैल्यू। यहाँ मैंने 3 लिखा है, क्यों? क्योंकि अब हम तृतीय सन्निकटन निकाल रहे हैं और उसमें भी x1 की वैल्यू। तो आप देख सकते हो द्वितीय सन्निकटन में x2 और x3 की वैल्यूज को मैंने यहाँ ऊपर पहले ही लिख लिया है, और आपको भी एग्जाम में सॉल्व करते वक्त यहाँ ऊपर लिख लेना है। बार बार ऐसे पन्ने पलट पलट के थोड़ी देखोगे कि x2 की वैल्यू क्या आई थी, x3 की वैल्यू क्या आई थी। आपको जब भी आप अगला सन्निकटन निकालो, जैसे यहाँ मैं तृतीय सन्निकटन निकाल रही हूँ, तो पहले ही द्वितीय सन्निकटन की सारी वैल्यूज रख लो। यहाँ आपके पास 3 चर है, x1, x2 और x3। तो तीनों चरों के द्वितीय सन्निकटन के जो जो मान आए थे वो आप इस तरीके से लिख लो। वही मान आपको तृतीय सन्निकटन में काम आने वाले हैं, और तृतीय सन्निकटन के मान आपको चतुर्थ सन्निकटन में काम आने वाले। अब आप सोचोगे कितने सन्निकटन निकालने हैं, ऐसे मतलब कितने अप्रोक्स, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। जैसे थर्ड अप टू थर्ड अप्रोक्स, यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक निकालना है, अप टू फोर्थ अप्रोक्स यानी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक निकालना है। तो वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। अगर नहीं दिया हुआ हो क्वेश्चन में कि कहाँ तक वैल्यूज़ निकालनी है, तो मिनिमम जो है वो आपको फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक निकालनी है। तो देखो, अब हम निकाल रहे हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। अब आपको पता ही है थर्ड अप्रोक्सीमेशन में सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़ काम में आएगी, तो मैंने वो लिख दिए। अब आप क्या करोगे? वापस आप इक्वेशन 1 में x2 और x3 की वैल्यूज़ रखोगे, और कौन सी वैल्यूज़ जो आपकी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में आई थी वो क्यों रखोगे? क्योंकि हम कर रहे हैं तृतीय सन्निकटन। देख सकते हो आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़ काम में आएगी। तो इस तरीके से मैंने उन वैल्यूज़ को लिख दिया है। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है पता है? ये कैलकुलेटर उठाओ और इसको सॉल्व करो। और अभी क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स पास में है तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर नहीं रही हूँ, और आपको आता ही होगा क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में भी आप कैलकुलेटर पढ़ के आए हो। तो इस तरीके से आप जब कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास x1 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आएगी। अब आपको इसको कोष्ठक में बंद कर देना है। अब आगे क्या करना है? अब आगे वापस समीकरण 2 में यानी इक्वेशन 2 में आपको x1 और x3 के सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़ रखनी है, जैसे आप रखते आए हो। तो ये आपकी इक्वेशन 2 है ना, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में आप x2 की वैल्यू निकालोगे। ध्यान देना, समीकरण 2 में आप x2 की वैल्यू निकालोगे तो आपको x1 और x3 के ही द्वितीय सन्निकटन के मान रखने हैं। आप ऐसे नहीं कि यहाँ भी x2 की जगह जो है आप
x2 के द्वितीय सन्निकटन का मान रख दो। जैसे x2 के द्वितीय सन्निकटन का मान भी आप यहाँ रख दो, नहीं वो नहीं करना, आपको सिर्फ x1 और x3 की वैल्यू रखना है ताकि आपके पास x2 की वैल्यू आ जाए, वो भी थर्ड अप्रोक्सीमेशन में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, और ये है इसकी वैल्यू। इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो x2 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन कुछ इस तरीके से आएगी। अब आपने x2 तो निकाल लिया, अब आपको निकालना है x3, क्योंकि आपने x1 निकाल लिया है, x2 निकाल लिया, अब बचा कौन सा x3। अब आप जानते हो x3 कहाँ से निकलेगा, x3 थर्ड इक्वेशन से निकलेगा, है ना, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में ही तो x3 के बराबर कुछ कुछ टर्म होती थी। तो जो आपका x3 है वो थर्ड इक्वेशन से निकलेगा। तो आप लिख सकते हो समीकरण 3 में x1 की सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, x2 की सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के मान रखने पर जब, और ये है आपकी समीकरण 3, जब आप इस समीकरण में x1 की सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ये रही, x2 की सेकेंड कुछ भी निकल जाता है मुझसे, x1 की सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़ लिखनी है, x2 की सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़ लिखनी है, और वो वैल्यूज़ आपको पता है कौन सी है, पीछे के पेज पे मैंने लिख रखी है। तो मैं बार बार पेज पलटूँ, इससे अच्छा आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना कि x1 की वैल्यू कितनी है और x2 की वैल्यू कितनी है। तो आप जब इनको यहाँ रखोगे और आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी, और ये x3 की वैल्यू कौन सी अप्रोक्सीमेशन में, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में। तो यहाँ आपको थर्ड लिखना है, और ये कुछ वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी है फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। अब मैंने आपको बता दिया है ये तो अच्छे से कि जब भी आप अगली अप्रोक्सीमेशन निकालो तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको x1, x2 और x3 के पीछे के जो मान आए हैं वो लिखनी है। जैसे यहाँ तो मैंने नहीं लिखा है, शायद भूल गई होंगी, तो मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ। देखो जब हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तब आपको क्या करना होगा, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालने से पहले आपको x1, x2 और x3 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़ लिखनी होगी, जो कि आपको फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में काम में आएगी। तो x3 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू तो ये रही, तो देखो 1.93655। x2 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू क्या होगी, ऊपर निकाल के आए हैं हम, ये रही 3.68525। तो ये देखो 3.6 मैं भूल गई 3.68525, ये 3 है ना, 3.68525। अब x1 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू क्या है, वो पीछे हमने निकाली थी, ये रही, है ना। तो इसको हम आगे लिखेंगे, वाली वैल्यू को, x1 की जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू थी उसको मैंने आगे लिख दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको पता है ये वैल्यूज़ मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि जब आप फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो आपको x1, x2 और x3 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़ काम में आएगी। तो देखो पहले फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में आप किसकी वैल्यू निकालोगे, सीधी सी बात है x1 की वैल्यू निकालोगे। तो x1 की वैल्यू निकालने की, x1 की वैल्यू आप कौन सी इक्वेशन से निकालोगे, तो समीकरण 1 से निकालोगे, क्योंकि समीकरण 1 में ही x1 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखो समीकरण 1 में x2 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन और x3 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन के मान रखने पर, तो जब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ आपको x2 और x3 दिया हुआ है, इस बार आपको फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू रखनी है, और किसकी, x2 और x3 की। यानी सीधी सी बात है, जब आप x1 निकालोगे तो बचे हुए जो चर हैं, जैसे x1 के अलावा कितने चर आपके पास इक्वेशन में बच जाते हैं, x2 और x3। तो x2 और x3 की आप फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में x1 की वैल्यू निकालते वक्त आपको x2 और x3 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज रखनी है। और जैसे आप x2 की फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, x2 की फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, तो आपको x1 और x3 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू रखनी होगी। और कौन सी इक्वेशन में, x2 की जब आप वैल्यू निकालोगे तब आपको इक्वेशन 2 काम में लेनी होगी, और जब x3 की वैल्यू निकालोगे तब आपको इक्वेशन 3 काम में लेनी होगी, और x1 की वैल्यू के लिए आपको पता ही है इक्वेशन 1, ठीक है। तो जब मैं इस तरीके से रखूँगी x1 में जब मैं समीकरण 1 में x1 की फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकालने के लिए x2 और x3 की वैल्यूज़ रखूँगी, तो मेरे पास x1 की फोर्थ अप्रोक्सीमेशन कुछ इस तरीके से आएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको x2 की फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालना है, x2 की फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। तो उसके लिए आपको इक्वेशन 2 में x3 और x1 की वैल्यू रखनी होगी, और आपके पास x2 की फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। अब देखो इक्वेशन 2 क्या है, तो ये है आपके पास इक्वेशन 2, तो ये है आपके पास इक्वेशन 2 यानी दूसरी समीकरण। अब दूसरी समीकरण में आपको x2 की फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, x1 और x3 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज रखनी होगी, जो आपको पता ही है क्या है,
तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ रख दी है। इन वैल्यूज़ को रखने के बाद कैलकुलेटर से जब सॉल्व करोगे तो x2 की फोर्थ अप्रोक्सीमेशन कुछ इस तरीके से आएगी। अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको समीकरण 3 में x1 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन और x2 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन के मान रखने होंगे। तो उससे क्या होगा, उससे आपको समीकरण 3 से x3 की फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। जब आप मान को रख के सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली x3 की फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर आपके पास x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ आ जाएगी पॉइंटों में, और आपको पॉइंटों में ही वैल्यूज़ निकालनी है। पॉइंट के बाद 4-5, जैसे 1 2 3 4, यहाँ मैंने पॉइंट के बाद 5 संख्या ली है, तो आपको भी पॉइंट के बाद 5 संख्या तक लिखना है। यही आपका एक्यूरेट मान होता है, यही आपकी एक्यूरेट वैल्यू होती है, यही आपको निकालनी होती है, यही आपका फाइनल आंसर होता है। बहुत से लोगों की ये आंसर अलग आ सकता है और उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अलग किसी किसी के क्वेश्चन आ सकता है, किसी किसी की अलग वैल्यू आ सकती है, उसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या है। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करते हैं। तो आपको पता ही है हम जैकोबी मेथड पढ़ रहे हैं। जैकोबी मेथड में आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उस क्वेश्चन में 3 इक्वेशन दी हुई होगी। तो ध्यान रखना, 3 इक्वेशन मतलब 3 चर। तो आप देख सकते हो x1, x2 और x3 3 चर है और इक्वेशन कितनी है आपके पास, 3 है। तो पहले आपको इसको नंबरिंग करनी होगी, जैसे आपको पता ही है कैसे करनी है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। अब आपको आगे क्या करना है, इन तीनों ही इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखना है। जैसे इक्वेशन 1 को, जब ये मेरी इक्वेशन 1 थी तो इस इक्वेशन 1 को मैंने कुछ इस तरीके से लिखी, जहाँ मेरी x1 की जो वैल्यू है वो x2 और x3 के पदों में आ रही है, और जो x2 की वैल्यू है वो x3 और x1 के पदों में आ रही है, और जो x3 की वैल्यू है वो x2 और x1 के पदों में आ रही है। तो आपको इक्वेशन को कुछ इस तरीके से अरेंज करना, और इनको अरेंज करना बिल्कुल भी हार्ड या टफ बिल्कुल नहीं है। क्यों? और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि इक्वेशन 1 को आपको x1 के बराबर में लिखना है, और इक्वेशन 2 को आपको x2 के बराबर में लिखना है, और इक्वेशन 3 को आपको x3 के बराबर में लिखना है। ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि इक्वेशन जो 1 है आप उसको भी x1 के बराबर में कुछ इस तरीके से सॉल्व करके लिख दो, और इक्वेशन 2 है उसको भी आप x1 के बराबर में, यहाँ तो मैंने x2 लिखा है, ऐसा नहीं आप x1 के बराबर में इसको लिख दो और x3 को भी आप x1 के बराबर में लिख दो। नहीं, फर्स्ट इक्वेशन को x1 के बराबर में सॉल्व करके लिखना है कुछ इस तरीके से, और सेकंड इक्वेशन को x2 के बराबर में, और थर्ड इक्वेशन को x3 के बराबर में कुछ इस तरीके से सॉल्व करके रखना है। तो पहली स्टेप तो आपकी ये होगी, पहली स्टेप होगी आपको इक्वेशन को नंबरिंग देना, दूसरी स्टेप होगी उन इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करना, तीसरी स्टेप क्या होगी, तीसरी स्टेप होगी आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है। जैसे आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे, पहले आप पहली वाली इक्वेशन में x2 और x3 की जगह 0 रखोगे तो x1 की कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर आप दूसरी इक्वेशन में x3 और x1 की जगह 0 रखोगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर तीसरी इक्वेशन में x2 और x1 की जगह 0 रखोगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी x1, x2 और x3 की वैल्यू, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की आएगी। तो आप ऊपर लिख देना फर्स्ट यानी 1। तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू। अब यही वैल्यू आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन में काम में लेनी। कैसे? जैसे आप फॉर एग्जांपल सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हो, तो मैं आपको रफ पेज पे समझाती हूँ। जैसे आप फॉर एग्जांपल सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपके पास जो x1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आएगी वो रखनी होगी, फिर x2 की जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आएगी वो लिखो, फिर जो x3 के फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आएगी वो लिखो। तो ये जो भी 3 वैल्यू आएगी उनको पहले लिखना है। फिर आप जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो आपको क्या करना है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में x1 की वैल्यू निकालनी है, तो x1 के ऊपर 2 लगा दो, क्योंकि सेकंड अप्रोक्सीमेशन से आप x1 की वैल्यू निकाल रहे हो। फिर जो आपको जो इक्वेशन 1 दी हुई है, इक्वेशन 1, क्योंकि सेकंड अप्रोक्सीमेशन हो चाहे थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो चाहे फोर्थ हो फिफ्थ, तो कौन सी भी हो, आपको अगर x1 की वैल्यू चाहिए तो आपको इक्वेशन 1 ही काम में आएगी, क्योंकि इक्वेशन 1 ही ऐसी है जहाँ x1 को x2 और x3 के पदों में लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में x2 और x3 की वैल्यू रखनी है। तो इक्वेशन जो 1 है उसमें आपको जो x2 है और x3 की वैल्यू रखनी है, और वैल्यू कौन सी वैल्यू रखनी है, जो आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आप निकाल चुके हो वो वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब फिर आप क्या करोगे, फिर आप इक्वेशन 2 में x2 की जब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो आपको x1 और x3 जो भी आपको जैसे भी इक्वेशन दी हुई होगी वैसे आपको उनकी भी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू रखनी है। फिर आप जब इक्वेशन 3 से जब आप x3 की वैल्यू निकालोगे और सेकंड अप्रोक्सीमेशन में,
तब आपको x1 और x2 जो जैसे भी दिया हुआ होगा जोड़ बाकी गुणा भाग, तो जैसे यहाँ आप देख सकते हो x3 में x2 और x1 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ आपको जब आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, जैसे मान लो यहाँ सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रही हो, तो आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू रखनी होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल x3 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हो, तो यहाँ आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़ काम में लेनी होगी। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल है जैकोबी मेथड। कुछ नहीं करना है आपको, पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा इस तरीके से, इसको नंबरिंग दे दो, इक्वेशन 1 2 3 नाम दे दो। उसके बाद इक्वेशन 1 2 3 को कुछ इस तरीके से अरेंज करो, जहाँ जो आपकी इक्वेशन 1 होगी वो x1 के पदों में होगी, इक्वेशन 2 x2 के पदों में होगी, इक्वेशन 3 x3 के पदों में होगी। फिर आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए पहली इक्वेशन में आप x2 x3 को 0 रख दो, फिर x3 x1 को 0 रख दो, फिर x2 x1 को 0 रख दो इन तीनों इक्वेशन में। यानी इन तीनों इक्वेशन से बाहर आपको कहीं जाना ही नहीं है, कहीं देखना ही नहीं है। बस इन्हीं 3 इक्वेशन को आप बार बार काम में लोगे। पहली फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में इन दोनों की जगह 0 रख दो, इन दोनों की जगह 0, इन दोनों की जगह। फिर आपके पास x1 x2 और x3 के कुछ मान आएंगे। उन्हीं मान को आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन में काम में लेकर वापस इन्हीं इक्वेशन में उन मान को रखना होगा। फिर वापस आपके पास x1 x2 और x3 की सेकंड अप्रोक्सीमेशन के मान आएंगे। उन्हीं सेकंड अप्रोक्सीमेशन के मान को आपको वापस थर्ड अप्रोक्सीमेशन में काम में लेना है और इन्हीं इक्वेशन में वापस उन्हीं मान को रख देना है, जैसे मैंने आपको इन क्वेश्चन में बताया है। जैसे सेकंड अप्रोक्सीमेशन आप निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हो, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आपको x1 x2 और x3 के फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की जो वैल्यूज़ होगी ना वो काम में आएगी, तो उन्हें पहले लिख लेना। फिर आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में जो भी आपकी इक्वेशन 1 होगी, जैसे ये मेरी इक्वेशन 1 है, तो उसमें आप जो x2 और x3 आपको दिया हुआ है उनमें आपको वैल्यूज़ रखनी है। किसकी रखनी है? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की। क्यों रखनी है? क्योंकि आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हो। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालते वक्त आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़ रखनी होगी x1 निकालते वक्त। जब आप x2 निकालोगे तो x2 आपको बताइए कौन सी इक्वेशन से निकालोगे? सेकंड इक्वेशन से निकालोगे। तो सेकंड इक्वेशन से x2 निकालते वक्त आपको वापस जो x1 और x3 होंगे उनकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू रखनी होगी। फिर अब जब आप x3 निकालोगे तो x3 कौन सी इक्वेशन से निकालोगे? तीसरी इक्वेशन से। तीसरी इक्वेशन से जब x3 निकालोगे तो वापस x1 और x2 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़ आपको रखनी होगी। तो इस तरीके से आप जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करोगे और सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आपके पास x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ आएगी सेकंड अप्रोक्सीमेशन में, यही वैल्यूज़ आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन में काम में लेनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखी है थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आपको जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन की जो वैल्यू है x1 x2 और x3 की वो वैल्यूज़ लिखनी है पहले तो, और इन्हीं वैल्यूज़ को वापस इक्वेशन 1 2 और 3 में रखना है। तो मैंने बताया था इन इक्वेशन के बाहर आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, इन्हीं 3 इक्वेशन को बार बार आपको काम में लेना है और इन्हीं में आपको वैल्यूज़ रखनी है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू रखोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपको फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, तो ये देखो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए आपको वापस जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़ है x1 x2 और x3 की वो वैल्यूज़ लिखनी है और वही आपको काम में आएगी। फिर लास्ट में जो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आपके पास आएगी, ये देखो कुछ इस तरीके से। लास्ट में आपको वापस जब आपके पास फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़ आएगी, जैसे ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की तो वैल्यूज़ है x1 x2 और x3, यही आपका फाइनल आंसर होगा। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपको फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक निकालना है, थर्ड तक निकालना है, फिफ्थ तक निकालना है, और अगर ना दिया हो तो मिनिमम आप जो है वो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक निकालना मिनिमम। यही है आपकी जैकोबी मेथड, बहुत ही सरल, आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन दी हुई होगी, मैंने आपको तरीका अच्छे से समझा दिया है, उसके बाहर आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। और आपको सिंपली ये जो कैलकुलेटर है वो इस्तेमाल करना आना चाहिए, और यहाँ से जो कैलकुलेटर है वो आपका ऑन होगा। फिर आपको जो भी करना है, जिसको जिससे गुणा करना है, जिसका जिसमें भाग देना है, जिसको जिससे घटाना है वो करना है। और पॉइंटों के बाद ध्यान रखना 4-5 नंबर तक आपको काम में लेना है, ठीक है। तो ये है आपकी जैकोबी मेथड। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस सीडल मेथड, जो कि जैकोबी मेथड की दूसरी बहन है, ये समझ लो। ये दोनों ही मेथड सेम है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस हैं जो इसमें नहीं है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।